हेलो स्टूडेंट, एक बार मैं कलीम फिर से आपके साथ कक्षा 11वीं के भौतिकी के साथ बैठा। कक्षा 11वीं के भौतिकी में हमने इससे पहले कार्य ऊर्जा और शक्ति को खत्म किया है। कार्य ऊर्जा शक्ति के खत्म होने के बाद हम आपको एक नए चैप्टर की तरफ ले चल रहे हैं बेटा। उस नए चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है शब्द से ही स्पष्ट है। इस गुरुत्वाकर्षण के मतलब को समझते हुए हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जो है उसे हम जान लेते हैं। वो इंट्रोडक्शन क्या है वह देखते हैं हम। ठीक है बेटा, तो इंट्रोडक्शन के बारे में जानकर पहले यह मान लेते हैं कि जो पृथ्वी है समस्त वस्तुओं को, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है बेटा। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करती है। कैसे पता चला, जब किसी वस्तु को आप क्या करते हैं, धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह क्या होती है, पुनः वापस लौट कर आ जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ बेटा, लौट कर आ जाना, अर्थात पृथ्वी क्या हो रही है, उसको अपनी ओर खींचती है जिसके कारण समस्त वस्तुएं आ जाती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने बारे में बात कहा और इसी क्रम में केपलर ने भी ग्रहों के बारे में बताया। जिस प्रकार परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिसमें से बुध और जो प्लेटो होता है वह क्या वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और जो अन्य जो ग्रह है वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। इस बारे में बताया गया। तो हमने जो केपलर भाई साहब ने कहा, उन्होंने ग्रहों संबंधी नियम कहा। तो पहला जो आज का टॉपिक है इसका ग्रहों संबंधी केपलर का नियम। पहला होता है बेटा कक्षा का नियम, दूसरा होता है क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा होता है आवर्तकाल का नियम। पहला नियम बोलता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है ना बेटा, एस लिख दिया यहाँ पर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इनके नाभि पर स्थित होता है। इसे ही कक्षा का नियम कहते हैं। क्या कहा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इनके नाभि पर स्थित होता है। ठीक है, अब हम चलें दूसरा जो नियम है क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम के अंतर्गत हम बताते हैं सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा का क्षेत्रफल। देखो, सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा से बने क्षेत्रफल का मान समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल बनाता है। देखो, ये सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली सरल रेखा से, यह सरल रेखा है, उससे बना जो क्षेत्रफल होता है, मिलाने वाली रेखा से बना क्षेत्रफल क्या होता है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। सूर्य को ग्रहों से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करता है। तीसरा आवर्तकाल का नियम होता है। वह कहता है कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके सूर्य से, क्या बताएंगे, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रहों की
औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। औसत दूरी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि औसत दूरी का तात्पर्य है छोटी अधिक दूरी पर है, कम दूरी पर है, सभी का एवरेज निकाला जाता है, उसके आधार पर बोल रहे हैं। तो t² = kr का क्यूब। तो ये था हमारा तीनों पहला कक्षा का नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त का कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जिसमें सूर्य उनके नाभि पर होता है, इसे कक्षा का नियम कहते हैं। दूसरा, जब सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल का निर्माण करती है। तीसरा, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उनके ग्रहों से सूर्य की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये था बेटा हमारा ग्रहों संबंधी नियम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है बेटा, ये क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन ने सबसे पहले जब केपलर ने जब ग्रह संबंधी नियम के बारे में बताया तो उसने केवल 9 ग्रहों के बारे में बताया और सूर्य को लेकर बताया। लेकिन आकर्षण के नियम को लेकर न्यूटन ने कहा कि भाई ब्रह्मांड में सभी जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, वो सभी पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल्स में जितने भी जो कण हैं, उन सभी कणों में क्या होता है बेटा? छोटे छोटे जितने भी कण हैं, उन सभी कणों के लिए ये व्याप्त है यह नियम व्याप्त होगा। तो उसके अंतर्गत इन्होंने कहा ब्रह्मांड में जितने भी पिंड व्याप्त हैं, तमाम पिंडों के बारे में इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी छोटे छोटे पिंड हैं, सभी में क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन शर्त ये होना चाहिए, इन पिंडों के क्या होने चाहिए भैया? द्रव्यमान होने चाहिए। कभी ये शर्तें क्या हो जाएंगी? इन पर लागू होंगी। तो अब हमने देखा क्या कहा है न्यूटन ने। इन्होंने 2 पिंड लिया और दोनों पिंडों के बारे में कहा। मान लेते हैं यहाँ पर 2 पिंडों को लिया और उन्होंने बताया कि 2 पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 और उनके बीच की दूरी r है। और उनके बीच की दूरी क्या है? r है। और उनके बीच की दूरी r होने के साथ साथ उनके बीच की दूरी r है और इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो F है। तो कहा कि ये 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती m1 m2। क्या कहा? फिर से कह रहा हूं, 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो F समानुपाती m1 m2 अपॉन r² हो गया। ठीक है जी। अब हमने देखा F = क्या होगा? G m1 m2 अपॉन r², जहां बताएंगे जहां G एक समानुपाती नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है। यहां पर जो G का मान होता है, G का आंकिक मान होता है बेटा, आंकिक मान भी होता है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। यह एक बहुत ही क्षण बल होता है। ठीक है। अब हमने क्या कहा? यदि
m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और r इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो सब m1 m2 का मान 1 और r का मान 1 होगा तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या होगा बेटा, इससे क्या हम समझ जाएंगे, इसका तात्पर्य यह होगा कि यहां सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मान, या बोलेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान वह लगने वाले बल के उस आंशिक बल के बराबर होता है जो, या उस बल के बराबर होता है जो इकाई द्रव्यमान के पिंड, इकाई द्रव्यमानों के पिंड जो एक इकाई दूरी पर है, इनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसके बराबर होता है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। ये आपको कभी कभी पूछता है कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान को आप परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये था भैया न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का व्यंजक, आप देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका g का मात्रक निकालेंगे, इसकी विमा को निकालेंगे, इसके मात्रक की तरफ चले, मात्रक। तो g का मात्रक क्या होगा, g इज इक्वल टू, यहाँ पर f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबको इधर कर देंगे, f r स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू g। तो g का होता है न्यूटन, f का न्यूटन, और इसका होता है दूरी का मीटर, मीटर का वर्ग, और बटे m का है किलोग्राम का स्क्वायर, क्योंकि दो ठो है तो इसका हो जाता है मात्रक क्या, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। फिर हम चलेंगे इसकी विमा के डायमेंशनल फार्मूले की तरफ चलेंगे, विमीय समीकरण की तरफ चलते हैं हम। इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे ml2 mlt - 2 into l स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो m की घात -1 और ये हो जाएगा l क्यूब हो जाएगा और t - 2। ये है बेटा इसका विमा। अगर इसको ये SI मात्रक है, SI पद्धति में और CPS पद्धति में होगा, न्यूटन का होगा डाइन, मीटर का होगा सेंटीमीटर, किलोग्राम का होगा ग्राम का स्क्वायर। ये लीजिए, चलेंगे हम अब गुरुत्व, ग्रेविटी के तरफ चलेंगे। गुरुत्व, ग्रेविटी होता क्या, व्हाट डू यू मीन अबाउट ग्रेविटी। तो बताया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हमने जब बात किया, कहा कि जब दो पिंडों के मध्य आकर्षण लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है, यदि उनमें से एक पिंड पृथ्वी हो, तो यदि एक पिंड क्या हो बेटा, पृथ्वी हो, तो हम जान जाते हैं कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे गुरुत्वीय बल कहेंगे, अर्थात पृथ्वी पर लगने वाले। तो बेटा क्या बताया, यदि एक पिंड, दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, यदि उनमें से एक पिंड क्या होगी, पृथ्वी होगी, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्व बल कहेंगे। इस प्रकार से क्या होगी, ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व की परिभाषा कि पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले प्रभाव को ही, पृथ्वी के कारण अन्य पिंडों पर होने वाले प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। ठीक है भैया, ये था गुरुत्व की परिभाषा। अब आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण। अभी जो गुरुत्वीय बल के बारे में बात कर रहे थे ना, यही है गुरुत्वीय बल। तो बल बराबर होता है न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार F = ma, तो a की जगह में क्या हो जाता है, g हो जाता है, इसे ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब आ जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ
ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी वस्तु में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी परिभाषाएं। अब हम क्या करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब पृथ्वी के घनत्व और पृथ्वी के द्रव्यमान का मान निकालेंगे। पृथ्वी का घनत्व एवं द्रव्यमान। तो हम पहले पृथ्वी का द्रव्यमान पहले निकालेंगे। द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान बेटा कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं G इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहां से m का मान निकालेंगे। m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है? g होता है। ठीक है बेटा, हमने सबको पक्षांतर कर दिया। ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, है ना, याद रखिएगा। m इज इक्वल टू, अब सबका मान g इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। r का मान होता है 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर होता है बेटा। इन सभी मानों को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। तो रखा तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? 9.8 इंटू r का मान 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया, बटे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आ गया मान। अब सब मान रखने से सर कैलकुलेशन किया जाता है। तो कैलकुलेशन के बाद हमारा जो मान आता है वो आता है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है सर? 5.98 गुना 10 की घात कितना? 24 किलोग्राम। ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। अब हम इसके घनत्व की ओर चलेंगे। तो पृथ्वी का घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या है? m, और आयतन किसका आयतन? पृथ्वी का आयतन। और पृथ्वी कैसी आकार की है? गोलाकार है, और गोलेकार की आकृति की, इसलिए क्या होगा? 4/3 पाई r का क्यूब हो जाएगा बेटा। तो अब हमने क्या किया? ये भी घनत्व को डेंसिटी का सबका मान रखा 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24, आप देख सकते हैं, बटे 4/3 इंटू 3.14 और r क्यूब। r क्यूब का क्या मान है? r का मान है 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो d इज इक्वल टू, सबको कैलकुलेशन किया तो पाया 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। तो ये होता है बेटा पृथ्वी का घनत्व, और ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। आप देख लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलते हैं भैया, अब हम G और G में संबंध चलेंगे। G एंड G में संबंध, G एवं G में संबंध क्या होता है? G और G में संबंध देखते हैं हम। तो हम जानते हैं बेटा क्या? कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और स्मॉल g क्या है? स्मॉल g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। इनके मध्य में हम संबंध को आसानी से बता सकते हैं। क्या हम बताएंगे कि पृथ्वी का वास्तविक आकार पूर्णतः गोली ना होकर वह ध्रुवों पर चपटी है। इससे गोली मानों की त्रिज्याएं
अर्थात इसकी त्रिज्या r कैपिटल में और द्रव्यमान m है, तो हम कह सकते हैं संपूर्ण केंद्र पर इसका भार द्रव्यमान केंद्रित है। तो हम जानते हैं पृथ्वी का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से F = gm स्मॉल m कैपिटल M अपॉन क्या होता है कैपिटल R का स्क्वायर, जहां पृथ्वी की त्रिज्या बेटा स्मॉल m उस पिंड की सतह पर रखा हुआ कोई वस्तु है और इस पर लगने वाला एक गुरुत्वीय बल है F = mg। समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 और 2 से दोनों के एक भाग को अगर हम जब देखते हैं तो क्या वो बराबर दिखाई पड़ता है, तो दूसरा भाग भी निश्चित ही बराबर होगा। तो 1 और 2 से mg = क्या होगा gm इन m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, m से m कट जाएगा बेटा, तो g बराबर क्या होगा gm अपॉन R स्क्वायर। तो ये था आपका g और g में संबंध, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण g में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण g में परिवर्तन के लिए हम समझते हैं सबसे पहले त्वरण में परिवर्तन कैसे होता है। बेटा कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर और पृथ्वी सतह से गहराई पर जाने पर g के मान में कमी वाला परिवर्तन होता है और ध्रुवों पर जाने पर g के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, ध्रुवों पर जाने पर g के मान में क्या होती है वृद्धि। इसके दैनिक गति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होता है। पृथ्वी सतह से ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन चलते हैं इसके वजह की तरफ। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए पृथ्वी है, अब यहाँ पृथ्वी है, माना कि अंतरिक्ष की एक पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर सतह पर कोई स्मॉल अंतरिक्ष की कोई वस्तु रखी। तो बताया माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है, तो ठीक है, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g बराबर gm अपॉन R स्क्वायर। अभी हमने सिद्ध भी किया है प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1। अब इसकी सतह से ये ऊंचाई पर जाती है, ये देखो h ऊंचाई पर गई तो एक नया आकार बना, तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई बेटा r प्लस h हो गई। जब r प्लस h हो गई तो कहा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश डैश क्यों हुआ बेटा, जैसे ही सतह छोड़ती है पृथ्वी तो उसके मान में परिवर्तन होगा, यही बात तो मैंने बताया था आपको। तो क्या हो गया gm अपॉन इसका क्या हो गया, दूरी क्या हो गया r प्लस h का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। फिर कहा मैंने 2 भागित 1, देखो 2 और भागित 1, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दिया इसको, r स्क्वायर अपॉन 1 gm। तो आप देखेंगे gm से gm कैंसिल हुआ और कैंसिल हुआ तो क्या बचा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, नीचे से r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन निकला तो 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर बचा। ठीक है बेटा, अब r स्क्वायर से r स्क्वायर हमने क्या किया कैंसिल कर दिया, g डैश अपॉन g इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन r, पूरे का घात ऋण 2 घातांक के नियम से, और फिर हम चलेंगे
बाइनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस एक्स की घात n होती है, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स, अर्थात घातांक है उस चर से गुणांकीय रूप में गुणा हो जाता है। तो यही काम यहाँ पर आएगा, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन क्या हो जाता है बेटा, r हो जाता है। ठीक है, तो इसका मान हमेशा 2h अपॉन r का मान हमेशा किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, क्योंकि यदि 1 से बड़ा होगा ना बेटा तो गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ होगा तो मान ऋणात्मक आ जाएगा। त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, शून्य से और भी कम नहीं हो सकता है बेटा, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 से कम होगा, तो g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो बताएंगे अतः पृथ्वी सतह से गहरा ऊंचाई पर जाने पर भी g के मान में कमी होती है। ये था हमारा व्यंजक, हम देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कई बच्चे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या पता क्यों कर रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ज्ञान मिल रहा है बेटा, मुफ्त में मिल रहा है, इसे लेते जाइए और अपना फ्यूचर बनाते जाइए। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, मैं कलीम आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।